तो डैड तो दीवाने से हो गए थे उस ज़माने में। अब वो स्कूल में टीचर सिखा रही है हिस्ट्री ज्योग्राफी, और ये मियाँ जो बैठे हैं अपने डेस्क पे, जैसे लोग लिखते हैं ना राम राम या जीसस जीसस या अल्लाह अल्लाह, डैड लिखा करते थे रफ़ी 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 रफ़ी। तो वो टीचर ने देखना इस बच्चे का ध्यान तो है नहीं, तो उसने आगे पूछा, हे कपूर उठो। डैड छोटे से थे, बोली क्या लिखता है तुम? बोला कुछ नहीं छुपा लिया। नहीं तुम दिखाओ मेरे को। दिखाए तो ये क्या बकवास है, मैं ज्योग्राफी सिखा रही, तुम रफ़ी 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 लिखते हैं, कौन है ये रफ़ी? तो चुप, 12 साल का बच्चा क्या जवाब दे। राइट। तो इधर आओ। कॉपी पे रफ़ी रफ़ी लिखते थे वो। तो उन्होंने फुटरूलर लेकर उनको मारते थे, यहाँ पर जोर जोर से मारते थे। डैड रोते थे लेकिन रुकते नहीं थे लिखने के लिए। अब ये आलम हुआ तो उनके साथ एक लड़का बैठा था, ही वाज अ मुस्लिम बॉय। तो उसने बोला कि ये लड़का नाम तो लगता है मुस्लिम है रफ़ी, तो मैं पता करता हूँ अपने अब्बा से कि कौन है ये मोहम्मद रफ़ी, कहाँ रहता है ये। तो उन्होंने पता करके दिया। तो खैर पहले तो डैड किसी लॉन्ड्री पे पहुंच गए, वो भी मोहम्मद रफ़ी थे, तो बड़े लंबे से। डैड बोलते इतना लंबा सा आदमी, इतनी मासूम आवाज़, इतनी प्यारी आवाज़, इस आदमी की तो हो नहीं सकती। तो बोला बेटा आप किस लिए आए यहाँ पर? तो बोला कुछ नहीं, आपका गाना बड़ा अच्छा लगा मुझे। तो कहता मैं गाता तो हूँ नहीं, तुम कोई कपड़े देने थे तो दे दो मेरे को। बोला मुझे कपड़े नहीं देने मुझे आपका। तो कहते हैं आप गलत मोहम्मद रफ़ी के पास आए हैं। अगर मैं समझ गया, वो समझ गए, थोड़ी बुजुर्ग आदमी थे, तो बड़ा छोटा सा बच्चा आया तो उन्होंने बड़ा प्यार जताया। बोला कि सही एड्रेस मैं आपको देता हूँ, आप भिंडी बाज़ार में किताब मंजिल में जाइए, सेकंड फ्लोर पे ये मोहम्मद रफ़ी रहते हैं, मैं अलग मोहम्मद रफ़ी हूँ। तो डैडी पहुँचे रफ़ी साहब के पास, और डैड ने घंटी बजाई तो ये वो बनैन पहनी हुई और लुंगी पहनी हुई, किसी ने दरवाज़ा खोला। तो बोला हाँ जी कौन? तो देखा छोटा बच्चा, क्या काम है? तो अंदर से आवाज़ आई कि रफ़ी कौन है? बोला पता नहीं कौन है। तो बोला किससे मिलना है? तो बोला मुझे मोहम्मद रफ़ी से मिलना है, रफ़ी साहब से मिलना है। बोला मैं ही हूँ मोहम्मद रफ़ी। बोलो बेटा क्या काम है? तो बोला नहीं बस मुझे आपसे मिलना था। तो अंदर से आवाज़ आई हमीद भाई की। हमीद भाई उनके बड़े भाई थे। और रफ़ी कौन है, अंदर बुला ले, बच्चा सा लग रहा है, बुला ले अंदर। तो रफ़ी आ जाओ अंदर आ जाओ। तो डैडी चले गए, सोफ़ा पे बिठाया। तो बोला कि बेटा आप कैसे आना हुआ? तो बोला नहीं मैं बस वो का गाना सुना था तो बहुत अच्छा लगा मुझे, मिलने गई। वो अरे वेरी नाइस वेरी नाइस। कहाँ के हैं बेटा? ऐसे बातों में पूछा कहाँ के हैं बेटा? तो बोला जी हम पंजाब के हैं। पंजाब कहाँ? तो अमृतसर। लो हम भी अमृतसर के। तो बोला लेकिन आप आए यहाँ पर, आपके वालिद को पता है? तो डैड चुप हो गए, कहते हैं हाँ पता है। तो कहते हैं वो तो काम क्या था तुम्हें दरअसल? कहते हैं मुझे म्यूज़िक सीखना था, मुझे म्यूज़िक सॉरी इतनी हिम्मत नहीं बोलने की कि मुझे म्यूज़िक सीखना है, मेरे बड़े भाई को म्यूज़िक सीखना है। बोला यार बड़े भाई को म्यूज़िक सीखना है और तुम यहाँ पर आए हो? खैर कहते हैं वो बड़े भाई आएंगे ना? बोले हाँ आएंगे। तो वालिद को और बड़े भाई को ले आना साथ में। रफ़ी साहब ने कहा? हमीद भाई और रफ़ी साहब दोनों ने। अच्छा। रफ़ी साहब तो बहुत कम बोलते थे। अच्छा। हमीद भाई बोलते थे उसको। तो ले आना। तो अगले दिन मेरे ग्रैंडफादर और मेरे अंकल डैडी के साथ गए। अब गए तो दोनों तीनों बैठे सोफ़ा पे। तो हमीद भाई आए वहाँ से, भाई रफ़ी साहब बहुत छोटे थे उनसे, बहुत बड़े थे हमीद भाई उनसे। तो ही शो एड्रेस हिम एज रफ़ी, और ही वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर गेटिंग रफ़ी साहब फ्रॉम लाहौर टू बॉम्बे। ओके। हमीद भाई उनके सगे भाई नहीं थे लेकिन भाइयों से बढ़कर थे, बिकॉज उनके बड़े भाई जो थे रफ़ी साहब के, उनके बड़े जिगरी दोस्त थे, और घर पे बच्चों वाला ही मुकाम था उनका, मतलब जैसे घर के ही सदस्य का मुकाम था उनका। जी। तो उनकी बहुत रिस्पेक्ट थी, और रफ़ी साहब तो उनको बिल्कुल वालिद की तरह रिस्पेक्ट करते थे, एक फादर की तरह। तो रफ़ी बेटा एक काम कर, तू चटाई बिछा और ये बाजा रख, और भाई किसने सीखना। तो इससे पहले कि रफ़ी साहब उठे डैड दौड़े गए, चटाई उठाई, उन्होंने बिछा दिया, बाजा लिया और रख दिया वहाँ पर। तब एक बार बताया अब रुक जाओ यार, अब बहुत नौटंकी हो गई, मैं समझ गया अब किसको सीखना है और किसको नहीं सीखना है। ये बच्चा बोल नहीं रहा, सीखना तो इसी ने। तो दोनों हंस पड़े मेरे अंकल और ग्रैंडफादर कि भाई सीखना इसी ने, इसी को शौक बहुत ज़्यादा है। तो फिर इन्होंने सीखना शुरू किया रफ़ी साहब से। रफ़ी साहब ने कहना, अब रफ़ी साहब को इतना प्यार हो गया डैड के साथ, वो मेरी ग्रैंड मदर को फ़ोन किया करते थे, बीजी बुलाते थे उनको। बीजी बोला हाँ जी महिंदर स्कूल से आ गया? तो बोला हाँ जी रफ़ी साहब आ गया। अच्छा तो आज रिकॉर्डिंग है तो उसको नीचे भेज दो, मैं आता हूँ लेने। तो रफ़ी साहब खुद अपनी गाड़ी चलाते थे और वो वहाँ भिंडी बाज़ार में रहा करते थे और हम लोग प्रिंसेस स्ट्रीट में।
तो वहाँ से बहुत नज़दीक था, 5-7-10 मिनट का फासला था। वहाँ से गाड़ी चलाकर तो मेरा जो सर्वेंट था मेरी ग्रैंड मदर का, वो हाथ पकड़ के डैडी हाफ पैंट्स में टी शर्ट में खड़े रहते थे नीचे, और रफ़ी साहब ने बिठा लेना साथ में, फिर रिकॉर्डिंग्स पे जाना उनके साथ। फिर जब रिकॉर्डिंग अच्छी हो जानी, रफ़ी साहब बोले कैसी हुई, बहुत अच्छी हुई, चलो चलो लस्सी पीते हम दोनों। फिर ग्रांट रोड पे एक लस्सी की दुकान थी, वहाँ पर बाहर अंदर नहीं जाते थे, बाहर पाम पाम 2 हम बजाए तो जो काउंटर पे बैठा था उसको मालूम था रफ़ी साहब आए, तो 2 लस्सियाँ मलाई मार के बर्फ़ डाल के आते तो एक डैड पिया करते थे, एक रफ़ी साहब पिया करते थे। तो ऐसा उनके साथ, और कई साल फिर जब डैडी मेट्रो मॉफी जीते तो पहली बार प्लेन में बैठे रफ़ी साहब के साथ। रफ़ी साहब बोलते हैं चल कलकत्ता में रह चुका महेंद्र, तू जीता है ऑल इंडिया यार, मैं बहुत मेरा शागिर्द मेरा बच्चा है तू, चल हम चलते हैं साथ में हम लोग। फिर जब डैडी लाइन में आए, फिर रफ़ी साहब ने कहा था डैडी को कि महेंद्र देख तेरी आवाज़ है मुझसे बहुत मिलती जुलती, हम दोनों की आवाज़ें बहुत सिमिलर टेक्सचर्स की हैं, तो बेटा हम लोग साथ में ड्यूएट तो कभी नहीं गाएंगे, क्योंकि लोग हमसे कुश्ती लड़वाएंगे, और हम यहाँ बाप बेटी की तरह गुरु शागिर्द हैं, हम कुश्ती नहीं लड़ने हैं यहाँ, हम गाना गाने तो खूब गाने का, लेकिन हम लोग ड्यूएट नहीं गाएंगे कभी। जो आपकी हुक्म, जो आपने बोला, उनको अच्छा नहीं लगा कि हम ड्यूएट क्यों ना गाएं, मेरे फादर हैं, मेरे आदर्श हैं, तो उनके साथ। बट रफ़ी साहब ने कहा तो डैड वो उनका कहा हुआ पत्थर का लकीर था उनके लिए, बस उन्होंने कह दिया तो बस हो गई बात। ठीक है रफ़ी साहब, जैसे आपकी आज्ञा वैसे ही होगा। लेकिन एक डुएट तो गाया था रफ़ी साहब के साथ, जिसको तलत जी ने पहले किया था, रिकॉर्ड किया था, फिर तलत जी को रिप्लेस करके महेंद्र जी ने गाया। देखिए मैं आपको बताता हूँ, इसके पीछे बहुत कंट्रोवर्सीज हुई, यूट्यूब पे बहुत बकवास लोगों ने बोली। एक्सक्यूज मैं आपको बताता हूँ, मैं इत्तेफाकन मैंने देखा ये बात। अच्छा। और मुझे बहुत चोट पहुंची कि लोग पता नहीं करते कि असलियत क्या है, शायद नहीं मासूम, लेकिन फिर नहीं डालना चाहिए उनको ये बात। इसकी मैं हकीकत आपको बताता हूँ, मैं खुद कंफ्यूज हो गया था इसके बारे में। डैड भी बहुत कम ज़्यादा, जब तक आप पूछो ना बोलने वाले लोगों में से थे नहीं। तो मैंने मनोज अंकल से पूछा, मैं मनोज अंकल के साथ बैठा हुआ उनके रूम में, हम दोनों गुफ्तगू में थे, तो मैंने कहा अंकल क्या हुआ था, क्यों आपने तरह साहब को कहा। देखो रोहन ऐसा है कि वो सिचुएशन ऐसी थी जहाँ दिलीप साहब और मैं अपने किरदार में एक ऐसे मुकाम पर आए थे जहाँ ये जजमेंट होने वाली थी कौन सा हीरो, एक बड़ा क्रूशियल पॉइंट था हीरो फिल्म का। गाना बड़ा अच्छा था, रफ़ी साहब तो थे ही पहाड़ी, उनकी तो आवाज़ का क्या मुकाबला। तो तलत साहब की तबीयत ठीक नहीं थी, तलत साहब से, बिकॉज ही वॉज स्मोकिंग, ही हैड सम अस्थमैटिक प्रॉब्लम, उनसे गाया नहीं गया था अच्छी तरह से। तो कहते अगर तलत साहब की आवाज़ रहती, जो कि कहते जिसको तलत साहब को मैं खुद बहुत चाहता हूँ, लेकिन अगर वो रहती तो मेरे किरदार को फ़र्क पड़ जाना था। तो मैंने नौशाद साहब से, और कहते मैंने नहीं, पूरे यूनिट ने कहा कि इसको डब करवाना चाहिए। और वो थे डायरेक्टर जो थे बहुत मशहूर थे, ये महज एक डायरेक्टर थे जिनको नौशाद साहब बहुत रिस्पेक्ट किया करते थे। अच्छा। ये फिल्म तो साउथ की थी, मुझे नाम नहीं जहन में आ रहा, लेकिन जो डायरेक्टर थे बहुत बड़े, वो खैर आ जाएगा। मैं वो गाना बड़ा हिट था, वो गाना बोलूँ, कैसी हसीन आज बहारों की रात शाम है, एक चांद आसमां में है, एक मेरे साथ है। ऐसे था दोनों का, बहुत प्यारा गाना था। तो उन्होंने कहा कि आप इसको डब करवा लीजिए। उन्होंने डैडी का नाम नहीं लिया, उन्होंने कहा किसी और सिंगर से डब करवाइए, उनसे गाया नहीं गया। तो नौशाद साहब बट टेंशन, रफ़ी साहब के सामने और गाएगा कौन फिर। फ़ोन किया डैडी को, महेंद्र रिकॉर्डिंग है आप आइए। तो अब ये डैडी ने बात मुझे सुनाई थी, कहते मुझे बुलाया नौशाद साहब ने, तो मैं गया वहाँ पर, उन्होंने बोला कि ऐसा ऐसा गाना था, तरत भी ऐसे गाया नहीं गया, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी महेंद्र, और वाकई ऐसे गड़बड़ है, तो बेटा तुमको डब करना पड़ेगा। तो मैंने बोला मैं तो डब करूँगा नहीं। बोला क्यों? कहा तलत साहब के गाने गाते गाते मैं बड़ा हुआ हूँ, तो तलत साहब की मैं इतनी रिस्पेक्ट करता हूँ। स्टेज पे मुझे कॉलेज में जितनी तालियाँ पड़ी वो सब तलत साहब के गानों पे पड़ी, और मैं उनके गानों के ऊपर डब करूँ, मैं ये पाप नहीं करूँगा। पापा जी मुझसे मत करवाइए, आप किसी और से करवा दीजिए। मैं देखो महेंद्र ऐसा है, मैं तलत साहब से आपकी अभी बात कराता हूँ। तो उन्होंने लगाया तलत साहब को फ़ोन, बोला तलत साहब ऐसा ऐसा हुआ। तो मैंने तुमसे पहले ही कहा था नौशाद साहब की तबीयत ठीक नहीं है, तुम
खैर जो हो गया हो गया। अब मैंने महेंद्र को बोला है, अब ये चोजन हिम टू सिंग, अब वो ना कर रहा है बिकॉज ही रिस्पेक्ट्स यू टू मच, तो क्या किया जाए इसका? तो बोला उसको मेरे पास भेजो। तो उनका घर जो है नौशाद साहब का और तलत साहब का एक गली आगे पीछे है, मतलब काट रोड पे नौशाद साहब का घर, उसके बिल्कुल पीछे तलत साहब का घर था। तो महेंद्र नौशाद साहब ने कहा, महेंद्र जी मेरी खातिर आप तलत साहब को मिल लीजिए, वो आपको मिलना चाहते हैं। डैडी गए, उनके पैरों को हाथ लगाया, पापा जी बैठो बैठो महेंद्र, तो देखो बेटा ऐसा है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, अगर तुम नहीं गाओ तो किसी और को गवाना पड़ेगा, और जब सब चाहते हैं तुम गाओ और मैं भी चाहता हूँ तुम गाओ, तो क्यों ना तुम गाओ इस गाने को, और मेरी खातिर तुम गाओ इस गाने को, मुझे खुशी होगी, आप गाइए इस गाने को। तब जाकर डैड ने गाया उस गाने को और ड्यूट किया उनके साथ। और लोगों ने उसको ट्विस्ट कहीं और कर दिया। और लोगों ने कहा जी वो मनोज कुमार को महेंद्र कपूर ही चाहिए था। ठीक है, महेंद्र कपूर की आवाज़ उनको बहुत सूट करती थी, लेकिन वो ऐसा नहीं था। रफी साहब ने बहुत गाने गाए, मुकेश जी ने बहुत गाने गाए, तलत साहब ने बहुत गाने गाए उनके लिए, वो सबकी रिस्पेक्ट किया। वो बड़े म्यूजिकल आदमी हैं, वो सबकी रिस्पेक्ट किया करते थे। वो ऐसा नहीं था कि वो मतलब हर आर्टिस्ट को, देखिए ऐसा है, बहुत लोग कहते हैं अरे ऐसा है वैसा है वो टीम, ऐसा नहीं है। उस ज़माने में एक ओपन वो था, फील था। अगर ओपिनियर को महेंद्र चाहिए तो महेंद्र ही चाहिए, उसको रफ़ी साहब चाहिए तो रफ़ी साहब ही चाहिए। उन लोगों को कोई डिक्टेट करे, कोई माइकल लाल पैदा नहीं हुआ जो इन लोगों को डिक्टेट कर जाए कि नहीं इसको लो, नहीं इसको नहीं लो, इसको लो और इसको लो। ऐसा कुछ भी नहीं था। ये सब फजूल की बातें, मन घड़त लोगों की बातें हैं, इसका कोई मान ही नहीं है। ये लोगों ने जितना काम किया अपनी मर्जी से किया, जितना गवाया या गाया या जो भी किया अपनी मर्जी से, अपने मर्जी के राजा थे वो लोग, स्वाभिमानी लोग थे वो लोग।